नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। दावों और वादों का शोर पश्चिम बंगाल की 56 सीटों पर आज थम गया, जहां परसों मतदान होना है। और बंगाल का ये चरण लेफ्ट और कांग्रेस के लिए बेहद खास है, क्योंकि उनके सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है तो दूसरों के सामने अपना असर बढ़ाने की। बहरहाल सबकी नजर सुरक्षा तैयारियों पर भी है। वहीं सुदूर दक्षिण में भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए अपनी 57 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आज जारी कर दी। तो वहीं उम्मीदवारों की घोषणा होते ही डीएमके में नाराजगियों का दौर भी शुरू हो गया है। मैं ओम प्रकाश और शुरुआत करते हैं चुनावी सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। 17 अप्रैल को डाले जाएंगे 56 सीटों के लिए वोट। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पीएमके ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। डीएमके ने लगाया नकल का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए जारी की सूची। तमिलनाडु के 57 और पुदुचेरी के 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पीडब्ल्यूएफ के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। समझौते के मुताबिक एमडीएमके 29, टीएमसी 26 और वीसीके, सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। और पश्चिम बंगाल तो ये थी सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं। और पश्चिम बंगाल के दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। और 17 अप्रैल को होने वाले इस दौर में जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर उन पर नजर डाली जाए तो उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये लड़ाई असल में सभी पार्टियों के लिए अपने गढ़ को बचाने की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सभी पार्टियों ने अपने वादों इरादों के पासे भी फेंक दिए हैं। दूसरे दौर के तहत अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और वीरभूमि जिले की 56 सीटों के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। मालदा जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता अब्दुल गनी खान का इलाका है, लेकिन अब की बार तृणमूल इस गढ़ को ढहाने की तैयारी में है। वहीं लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग पर फतह के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। भाजपा को यहां से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए भाजपा ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री को प्रचार में उतारा। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी ने भी जीत का दम भरने में कोई कमी नहीं बख्शी। सत्ता पर काबिज ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौर में सोनिया गांधी ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली, जिसमें केंद्र और तृणमूल सरकार दोनों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने जनता से तृणमूल सरकार को हटाने की अपील कर डाली, लेकिन अपने सहयोगी माकपा का नाम लेने से बचती रही। दार्जिलिंग में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से ममता कुछ असहज सी नजर आ रही है। चौतरफा हमलों से घिरी ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई हैं। वीरभूमि में अपने विरोधियों पर गरजते हुए आयोग पर तल्खियां जताने से भी वे नहीं चूकी। इस बीच चुनावी छिटपुट घटनाओं के बीच लोगों की उम्मीदें चुनाव आयोग पर आकर टिक गई हैं। मतदाता निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स चाहिए और सेंट्रल फोर्स तो आ गए हैं, तो वेस्ट बंगाल के जो पुलिस है उनके ऊपर हम लोगों को कोई भी भरोसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं केंद्रीय बाहिनी से ज़्यादा सुरक्षा होए और हमारा जो आम जनता है वो निर्द्विधा से वोट दे सकते हैं। पब्लिक को भरोसा नहीं है पश्चिम बंगाल का। अगर सेंट्रल फोर्स यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे तो पब्लिक ज़्यादा वोटर लोग वोट बूथ में पहुँचाएंगे एवं वहाँ पर अपना मतदान करेंगे। ये दौर कई मायने में अहम है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि तमाम सियासी दल अपने किले को बचा पाने में समर्थ होते हैं या फिर पश्चिम बंगाल के क्षितिज पर कोई और सितारा टिमटिमाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी समेत अनेक नेताओं ने अपनी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और दूसरे चरण के लिए भरपूर मतदान की उम्मीद भी जताई।
परिस्थितियां बदली हुई हैं। कलियाचक के सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहां राजनीतिक समीकरण बदले हैं, वहीं कांग्रेस के सामने अपने इस गढ़ को बचाए रखने की बड़ी चुनौती सबके सामने होगी और साथ ही साथ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि कांग्रेस के इस किले को किस तरीके से सेंधमारी कर अपने कब्जे में किया जा सके। कैमरा पर्सन एन लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, मालदा। और साथ में यह भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के निशाने पर तमाम राजनीतिक दलों के अलावा चुनाव आयोग भी रहा। और आइए नजर डालते हैं कि दूसरे फेज में आंकड़ों के लिहाज से क्या तस्वीर उभर रही है। तो इस चरण में 17 अप्रैल को यानी परसों मतदान होना है। दूसरा चरण का मतदान 6 जिले इसमें शामिल है, कई महत्वपूर्ण जिले इसमें शामिल हैं और 56 सीटों पर मतदान होगा दूसरे चरण के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसमें 13 सीटें अनुसूचित जाति आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों की संख्या 8 है। और मतदाता कितने हैं? 1,20,89,641 मतदाताओं की संख्या है। एक बड़ा आंकड़ा कहा जाएगा और उम्मीदवारों की संख्या 383 है 56 सीटों पर और करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 56 है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच के सौजन्य से यह आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। दागी उम्मीदवारों की संख्या 68 है। तो यह भी आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा जब जनता वोट डालने जाएगी। और 2011 विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं इन 56 सीटों पर? टीएमसी के पास 18, कांग्रेस के पास 18 सीटें गई थी, लेफ्ट फ्रंट के पास 15 सीटें गई थी। और इसके अलावा अगर इन 56 सीटों की हम बात करें, लोकसभा चुनाव जो हुए थे विधानसभा वार बढ़त क्या है? टीएमसी 25 सीटों पर बढ़ी थी, कांग्रेस 11, बीजेपी 11 और लेफ्ट 9 सीटों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और यह आंकड़ा आप देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए है कि जो पिछला जो चुनाव हुआ है राज्य में वो यही हुआ है और वो तस्वीर ये दिख रही है। 56 सीटों पर टीएमसी सबसे ज्यादा बढ़त लेती हुई दिखी पिछले चुनावों में 25 सीटों पर। तो ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण होंगे ये भी आगे आने वाले दिनों में इस पे भी नजर होगी। और यहां पे हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे मालदा का, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और सीधे रुख करेंगे हम मालदा का, जहां हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र मौजूद हैं। अश्विनी, जिस तरह से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये साफ है कि जो अभी तक गढ़ रहा है उसको उसमें सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या इस बीच में कोई तीसरा कोण भी बन रहा है क्या? जी, निश्चित तौर पर ओम प्रकाश, अगर देखें तो जो मालदा से सटे हुए कलियाचक की घटना है उससे एक निश्चित तौर से तीसरा कोण नहीं, सारी लड़ाई ही आसपास के ज़िलों में त्रिकोणीय हो गई है। जहां पर इसके पहले वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 18 सीटें इन्होंने हासिल की थी और तकरीबन 18 सीटें ही वामपंथी दलों को हासिल हुआ था और 2 सीटें मिली थी इंडिपेंडेंट को इन 56 सीटों में, 18 और 2। तो इनमें निश्चित तौर से बदले हुए राजनीतिक समीकरण जो है उनमें
बदले हुए आंकड़े भी दिखने को मिल रहे हैं। और जो लड़ाई सीधे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन का सीपीएम के साथ था, अब वो कांग्रेस और जो सीपीएम का गठबंधन है, वाम दलों का गठबंधन, और उसका तृणमूल कांग्रेस और भाजपा से सीधा मुकाबला है। कलियाचक की घटना ने लोगों के जहन में वो तपिश अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। तो एक ध्रुवीकरण भी हुआ है। सीमांत क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र से लगे हुए कुछ और दिक्कतें हैं, घुसपैठ की दिक्कतें हैं, अवैध हथियार की दिक्कतें हैं, तस्करी की दिक्कतें हैं। आज ही लगभग 1 किलो से ज़्यादा अफीम बरामद हुई है इस क्षेत्र में। तो जो क्षेत्रीय समस्याएं और साथ ही साथ जो पिछली घटनाएं हैं, जो सांप्रदायिक स्थितियां बनी हैं, उनसे तीसरा कोण ही नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला ही हो गया है मालदा और आसपास के क्षेत्रों में। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस दौर में बड़े चेहरे कहे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया और साथ ही सबकी नजर मतदाताओं पर है, लेकिन नजर उन बड़े चेहरों पर भी रहेगी जिनकी किस्मत इस चरण में दांव पर लगी है। कौन है वो प्रमुख चेहरे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की सभी पार्टियों का कुछ न कुछ दांव पर लगा है। साथ ही दांव पर लगी है कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत। सत्ताधारी टीएमसी की ओर से इस चरण में 4 प्रमुख चेहरे मैदान में हैं, जिनमें सबसे जाना माना चेहरा है बाईचुंग भूटिया, जिन्हें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को टक्कर देने के लिए सिलीगुड़ी सीट से टिकट दिया गया है। इनके अलावा टीएमसी की ओर से इस चरण में सरकार के 3 मंत्री रेस में हैं। इनमें उत्तरी बंगाल विकास मंत्री गौतम देव दाबग्राम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सावित्री मित्रा मानिक चाक से और शंकर चक्रवर्ती बालूर घाट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग से जीतने वाली भाजपा का भी इस चरण में काफी कुछ दांव पर है। भाजपा की ओर से इस चरण में 2 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। जानी मानी बांग्ला अभिनेत्री लॉकेट चैटर्जी मयूरेश्वर से लड़ रही हैं और फिल्म अभिनेता जॉय बनर्जी सुरी से भाजपा के उम्मीदवार हैं। जॉय बनर्जी को सुरी में चुनौती देने के लिए सीपीएम ने राज्य सचिवालय सदस्य रामचंद्र डोम को उतारा है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के बड़े नेता रहे अब्दुल गनी खान चौधरी के भतीजे ईशा खान चौधरी सूजापुर सीट से टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे अपने चाचा अबू नासेर खान चौधरी के सामने हैं। दार्जिलिंग जिले में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी ने दार्जिलिंग नगरपालिका के चेयरमैन अमर सिंह राय को टिकट दिया है। सितारों की इस रेस में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस किस की जीत होगी और किसे मुंह की खानी पड़ेगी। प्रथम द्विवेदी, टीडी न्यूज। और हमारे साथ मालदा से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र बने हुए हैं। अश्विनी, पिछले दौर में जो मतदान हुए 2 दिन, उसमें हमने देखा है कि कई बूथों पे दोपहर 12 बजे तक 76% तक मतदान हो गया। ये अच्छे संकेत भी हैं और इसके साथ कुछ आशंकाएं भी सामने लेकर आई। इस दौर में क्या उम्मीद करेंगे? उन आशंकाओं का असर आज मालदा में भी दिखा। हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की कि ज़बरदस्त मतदान हो रहा है, उसके बड़े सकारात्मक संकेत हैं। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही मतदान दूसरे चरण में भी होगा। तो दबी जुबान में मुस्कुराते चेहरे से लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा मतदान होने के भी अन्य मायने हैं, उसको हम क्या बताएं, आप क्या बताएं। और साथ ही साथ राजनीतिक दल खुद इसको बताने में लगे हुए हैं चुनाव आयोग से, और तरह तरह की आशंकाएँ जताई जा रही हैं। मालदा की अगर बात करें और वीरभूम की बात करें तो इन क्षेत्रों में एक बेहद, मेरे ख्याल से अभी कल तक जब आंकड़े आएंगे तो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार और जो अन्य ज़िले हैं उत्तरी बंगाल के। तो दक्षिणी बंगाल का उत्तरी वीरभूम, दक्षिणी बंगाल का और उत्तरी बंगाल का ये मालदा, कहीं ना कहीं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आशंका और ज़्यादा बलवती हो जाती है कि यहाँ पर किसी तरीके का प्रशासनिक मुस्तैदी के बावजूद या फिर इलेक्शन कमीशन के अन्य सभी उपायों के बावजूद लोगों के मन में कैसे कहीं ना कहीं ये आशंका और ये लोग चाहते भी हैं कि ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जाएं कि भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय वाहिनियों की तैनाती हो और ऐसे अन्य उपाय भी किए जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक 2000 से ज़्यादा शिकायतें पहुंची इस पूरे चुनाव से संबंधित, वो अपने आप में कई तरह की चिंताएं पैदा करता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे चुनावी तैयारियों की। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले।
नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। और जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां जारी हैं। कुल 800 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग ने दूरदर्शन को एक्सक्लूसिव जानकारी में बताया कि सभी केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है और चुनाव आयोग ने भयमुक्त मतदान करने की अपील की है। And in Birbhum, there are 7 assembly constituencies which are in the so-called LWE affected areas. So for these 7 assembly constituencies, the poll timing is a little bit different. This will be from 7 to 4. And in all other areas, the poll timing is from 7 to 6. And then, so far as the security arrangement is concerned, we have made maximum possible arrangement. There will be central forces in all the polling premises, in all the polling station locations. There positively will be central forces. Usually our kind of criteria is that in any non-LWE area, there is a half section central force in each of the polling station location. There will be QRT, where quick response teams, where central forces will be there. But this time it has also been decided that in addition to the QRTs, even the sector forces will be of central forces, and the RT mobiles also will be containing central forces. और सीधे हम रुख करेंगे अपने संवाददाता कुमार आलोक का कोलकाता में। आलोक का सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा चुनाव आयोग लगातार कोशिशें करता दिख रहा है, ऐसे में जो क्विक रिस्पांस टीम की बात कर ले, और एक बात ये भी सामने आई है कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनके नंबर जो है सार्वजनिक किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर कोई सूचना, कोई समस्या है तो सीधे संपर्क किया जा सके। जी ओपी, अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की, अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में कुछ गड़बड़ियों की शिकायतों को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से संपर्क साधा और चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वैसे सभी इंतजाम इस दूसरे चरण के मतदान के लिए किया है जिसकी जरूरत है। और आप कहें कि चुनाव आयोग ने एकदम फोर्टिफाइड किया है, जैसे कि आपने अभी बताया कि ऑब्जर्वर्स के नंबर पहली बार है कि उसको एकदम पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है और सीधे आप बात कर सकते हैं कि कहां पे क्या गड़बड़ी है और कहां क्या हो रहा है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात थी कि केंद्रीय बल पहले चरण के जो चुनाव हुआ था जंगल महल के खासकर इलाकों में, तो वहां पर डिप्लॉयमेंट को लेकर के हुआ कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लोग आए तो लेकिन डिप्लॉयड नहीं हुए, तो उसके लिए एक वायरलेस नियंत्रण कक्ष बनाया गया है कलकत्ता में और 1500 वायरलेस धारी उसको मॉनिटर करेंगे कि कौन कहां है, कौन किसकी क्या एक्टिविटी है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान कहां पे हैं, मतदान के केंद्र पर हैं या मतदान केंद्र के बाहर हैं, इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उनकी क्या भूमिका रहेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। और जैसा कि बताया कि मैं दर्शकों को बता दूं कि बीरभूम जो जहां पे चुनाव कल होने वाला है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां पे 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान होगा वो 7 बजे से 4 बजे तक होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है उसमें जो इसके पहले चरण के मतदान में जब 5 बजे मतदान खत्म हो जाता है लेकिन जब क्यू लगी हुई रहती है तो उसके बाद जो परसेंटेज का जो आंकड़ा आया कहीं 3% बढ़ गया, यानी कि 5 बजे मतदान जब खत्म हुआ तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मतदान की जो प्रतिशत थी वो 6 बजे के बाद जब जो क्यू में बचे रह गए थे तो कहीं 6%, कहीं 4%, कहीं 7% बढ़ा। तो इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने गंभीरता से किया है कि जैसे ही चुनाव का टाइम खत्म होगा 5 बजे उसके बाद जितने भी लाइन में लोग रहेंगे
उनकी संख्या गिनी जाएगी, काउंट की जाएगी और उसे एसएमएस किया जाएगा, सीधे चुनाव आयोग को एसएमएस किया जाएगा कि कितने लोग बचे हैं मतदान देने के लिए। तो मतदान के लिए पूरी तैयारी है और एक हमारे जो सीईओ थे अभी उन्होंने मतदाताओं को साफ कहा कि आप निर्भीक होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, एक बात और सामने आ रही थी कि जो सीसीटीवी जो है तमाम बूथों पे हो, वेबकास्टिंग का जो मुद्दा था उसकी संख्या बढ़ाने की भी बात थी। देखिए, वेबकास्टिंग तो है, पहले भी जो चुनाव आयोग है वो करता रहा है और जो कैमरे की जो बात है कि जितने भी मतदान करने लोग आएंगे, मतदाता आएंगे और उनको वो डिजिटल वीडियोग्राफी होगी और वो किस मतदाताओं ने वोट किया है उसकी वो वीडियोग्राफी होगी। और दूसरी चीज ये है कि एक जो कहते हैं साइलेंट बूथ कैप्चरिंग जिसको कहा जाता है, जिसके लिए चुनाव आयोग चिंतित है, यानी बोगस वोटिंग की जो बात होती है, यानी कि जो आदमी अगर शहर में है और गांव में है उसका दो जगह मतदाता जो कार्ड है और वो अगर करता है, इस बार अगर उसने करने की कोशिश की तो उसको चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग ने जो वेबकास्टिंग के साथ साथ डिजिटल कैमरे का भारी मात्रा में प्रयोग किया है पूरे मतदान केंद्रों पर। तो अगर कोई बोगस वोटिंग करना चाहेगा इस बार तो उसको सावधान रहना पड़ेगा, यानी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओपी जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार दिख रहा है पिछले अनुभवों को खासकर देखते हुए। और आगे बढ़ते हैं और अब केरल का रुख करते हैं। और केरल विधानसभा चुनाव में अब की बार सबकी नजरें राज्य के अप्रवासी नागरिकों पर टिकी है और सऊदी अरब में अप्रवासी केरलाई निवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल अप्रवासी नागरिकों को रिझाने की कोई कसर उसमें नहीं छोड़ रहा। और ये संख्या आप देख सकते हैं कि केरल के प्रवासी विदेशों में किन किन उनकी संख्या क्या है। और इसके अलावा हम देखें तो मलापुरम जिला जहां पे 4.4 लाख अप्रवासी एक काफ़ी बड़ी संख्या है। और अब ये भी बात आ रही है सामने कि जो अप्रवासी हैं उन वोटरों को मतदान में शामिल होने के लिए उनके लिए फ्लाइट की भी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं ये आंकड़े, ये अलग अलग जिलेवार आंकड़े आपके सामने हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में योगदान है। तो एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा अमाउंट या कहें राशि है केरल में अप्रवासियों के द्वारा जो भेजा जाता है। और इसके अलावा 10 लाख अप्रवासी वापस लौट आए हैं। तो ये एक देखा जाए चुनावी नजरिए से तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा कहा जाएगा। और केरल विधानसभा चुनाव में इनकी एक बड़ी भूमिका होगी। चुनाव आयोग में पंजीकृत अप्रवासियों की संख्या करीब 11,000 या कहीं 12,000 के आसपास है। 11,846 यह आंकड़ा बैठता है। और इसके अलावा कुछ और जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। और ये इन आंकड़ों पे भी नज़र होगी कि जिस तरह से अब राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर हैं वो यहाँ पे आएँ। और कुल जो आंकड़ा है केरल प्रवासियों का वो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा 16 लाख से ज़्यादा आंकड़ा है। यूएई में 5 लाख से ज़्यादा आंकड़ा। कनाडा और अफ्रीका जैसे इलाकों में भी अप्रवासियों की संख्या अच्छी खासी है। मलापुरम ज़िला में 4.5 लाख के आसपास अप्रवासी हैं। और इसके अलावा तिरूर तालुका, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा अप्रवासी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर दूसरे इलाकों की भी हम बात करें तो कोट्टायम ज़िला है, यहाँ सबसे ज़्यादा महिला प्रवासी हैं। और आगे बढ़ते हैं और आज दिन भर की चुनाव से जुड़ी बड़ी बड़ी 10 खबरों पर नजर डालते हैं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सीपीएम गठजोड़ को मौका परस्त करार दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली में ईरानी ने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वालों ने राज्य में परिवर्तन की बजाय पतन किया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नादिया जिले में 2 चुनावी रैलियों को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे प्रहार किए। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आज जारी कर दी। पीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सभी को अनिवार्य शिक्षा और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है।
भाजपा ने आगामी पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष के स्वामीनाथन लासपेट विधानसभा से, जबकि देवराजन पीटी माहे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयललिता ने विरुद्धनगर में एक चुनावी रैली में वादा किया कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी लोगों के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं लाएंगी। वहीं डीएमडी के नेता विजयकांत ने कांचीवरम चुनावी रैली में जयललिता पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पीडब्ल्यूएफ के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। समझौते के मुताबिक एमडीएमके 29, टीएमसी 26 और वीसीके, सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। दूसरे दौर में 6 जिलों की 56 विधानसभा सीटों पर रविवार को डाले जाएंगे वोट। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही डीएमके में विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने आज पलयम कोट्टाई सीट से प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर चेन्नई स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग ने केरल के कोयंबटूर जिले में चेकिंग के दौरान करीब 1.5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए। इलाके में वाहनों की जांच करने वाले अधिकारियों को केरल की ओर जा रही एक कार में सोने के आभूषण और सोने के सिक्के मिले। तो दिन भर की बड़ी बड़ी चुनावी खबरें और जनादेश के आज के अंक में इतना ही। लेकिन हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके इलाके में मतदान है तो जरूर घरों से निकले और मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर करें। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।